वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। और यहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आपका जो कह सकता हूँ ये सब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं रिगार्डिंग विद योर एग्जाम आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का लेक्चर है सेकंड, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास क्या हो सके भी आज के सेशन की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल सके। चलिए, तो ये आपको भी दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये एक अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ पे क्या है, हमारा ये प्यारा भारत है। तो अर्थ पे क्या है भी, यहाँ पे आपको अर्थ की एक्सिस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अर्थ की क्या दिखाई दे रही होगी भी, एक्सिस यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास सन है, तो सन की रेज यहाँ पे पड़ती हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेटर। क्या बनेगा, इक्वेटर। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आएगा भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, आर्कटिक सर्कल होता है। इसके नीचे अगर आता हूँ इक्वेटर के नीचे तो आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और नीचे क्या होता है, आपको एंटार्क्टिक सर्कल दिखाई देता है। तो हमारे इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक आपका भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक आपका इक्वेटर और एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। भाई आपको पता है जो कैप्री होती है वो कहाँ पहनते हो, आप नीचे पहनते हो, तो कैप्री मतलब कैप्रिकॉन। कैंसर कहाँ पे होता है भी, ऊपर कैंसर होता है, तो आपके पास हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कोई पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं इसको समझने में। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या ले रखी है, अर्थ ले रखी है। क्या ले रखी है, यहाँ पे अर्थ ले रखी है। अच्छा, आप अगर इस अर्थ को क्या करते हो भी, कट करते हो इस पॉइंट से, ये आपको क्या दिख रहा है भी, इक्वेटर। क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से कह सकता हूँ बिल्कुल सिमेट्रिक का सेंटर है। तो जब मैं इसको काटता हूं तो आपको इस तरीके से शेप दिखाई देगी। जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज को आप काटते हो तो इस तरीके से आपको शेप दिखाई देती है। तो ये जो आपको भी प्लेन दिखाई दे रहा है जो मैंने शेड किया है रेड से, तो इस प्लेन को आप लोग क्या बोलते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा, इस प्लेन को आप लोग बोलते हो इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो इक्वेटोरियल प्लेन। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस प्लेन के रेफरेंस से हम बहुत चीजें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अर्थ की शेप कैसी होती है, हम लोग कहते हैं कि जो अर्थ की शेप होती है वो स्फेरिकल टाइप की होती है। किस शेप की होती है, वो स्फेरिकल टाइप की होती है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए, है ना। उस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, सपोज करो हमें ये पी पॉइंट डिफाइन करना है इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो आपको पता है कि हमें एक क्या चाहिए होगा, हमें एक रेडियस चाहिए होगी, फिर हमें क्या चाहिए होगा, थीटा चाहिए होगा, और हमको एक चाहिए होगा फाई। ठीक, ये हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए ताकि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की यहाँ पे लोकेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखो भी आर की बात करते हैं, तो आर हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जो स्फीयर होती है, और यहाँ पे रेडियस किसकी हो जाएगी, अर्थ की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। और ये तो आपको क्या है भी, नोन होती है, ये वैल्यू तो आपको क्या है, नोन है, ये तो आपको पता है। अच्छा, तो हमारे पास क्या रह गया अभी, थीटा रह गया और फाई रह गया, जो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा भी, हमको क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है। ये हमारे लिए क्या है, अननोन है। ठीक है, अब सपोज करो क्या कि सपोज करो मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं पी। लेट इट बी, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक, तो भी अर्थ की रेडियस तो हमारे पास क्या है, फिक्स है, वो तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होनी। अब हमें क्या क्या चीजें और रिक्वायर्ड है ताकि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पी को यहाँ पे डिफाइन कर सकूं, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी को मैं यहाँ पे क्या कर सकूं, इसको डिफाइन कर सकूं। तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक तो एल चाहिए होगा। ठीक है, एक एल चाहिए होगा, एक क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे फाई चाहिए होगा, एक एल और एक फाई। अच्छा, अब ये एल और ये फाई क्या चीज है, तो भाई आपको पता है कि इस अर्थ में क्या दिख रही है, आपको ये कुछ लाइंस दिखाई दे रही है, एक इस तरीके से लाइन दिखाई दे रही है, एक आपको इस तरीके से लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है,
ये जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस कह सकता हूं उसको, वर्टिकल लाइन जो आपको दिखाई दे रही है सरफेस पे, मतलब क्या करो, एक बॉल लो और उस बॉल के ऊपर क्या करो, आप धागा लपेटना शुरू कर दो। किस तरीके से? इस वर्टिकल तरीके से बॉल के ऊपर धागा लपेटना शुरू कर दो। तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड को हम लोग किससे शो करते हैं भी? एल से शो करते हैं। लॉन्गिट्यूड को आप किससे शो करोगे? एल से शो करोगे। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, एक फाई और रह गया। अभी सर आपने बताया कि हमारे पास एक ये वाली लाइन भी तो है, ये जो लाइन जा रही है, तो ये जो लाइन है कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है भी? हमारी कहलाती है लैटिट्यूड। क्या कहलाती है हमारे पास? लैटिट्यूड। क्या चाहिए? लैटिट्यूड। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे फाई से। किसे डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको इतना। तो इस पॉइंट को हमें क्या पता होना चाहिए? अगर मुझे कोई भी पॉइंट यहाँ पे बताना है तो मुझे क्या चाहिए? उसका लैटिट्यूड, सॉरी उसका लॉन्गिट्यूड और उसके लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और भाई रेडियस तो अर्थ की क्या है, फिक्स है, वो तो आपको पता होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाला आपको पॉइंट दिखा रहा है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप लोग बोलते हो साउथ पोल। उसी तरीके से जो यहाँ पे आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, उसको आप लोग क्या बोलते हो भी? नॉर्थ पोल बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग? नॉर्थ पोल बोलते हो। ठीक है, तो इतना आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इतना आपको क्या हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को, है ना, ये हमारे पास क्या होता है? ये रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है हमारे पास? ये रेफरेंस पॉइंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। ग्रीनविच। और आपको पता है कि सारी की सारी जो भी कैलकुलेशंस होती है स्टैंडर्ड टाइम की, वो कहां से होती है? ग्रीनविच से होती है। अच्छा, कहां लोकेटेड है? ये तो आपको पता है भी, ये तो इंग्लैंड में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है? इंग्लैंड में लोकेटेड है। अच्छा, चलो। अच्छा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं? आपको यहीं पे दिखा देता हूं भाई। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, या मैं कह सकता हूं इसको बोलते हो आप लोग ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाली ब्लू वाली लाइन को बोलेंगे ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक, चलो चलो, ये बात आपको क्लियर होती है। ठीक है, तो इसमें पता लग गया कि आपको लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और आपके पास क्या होते हैं? लैटिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, और किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर स्फीयर को, जो पॉइंट होता है स्फीयर पे, उसको किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले मेरे पास क्या आता है भी? यहाँ पे आता है लॉन्गिट्यूड को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है भी, इट इज एन एंगल, ठीक है, इट इज एन एंगल मेजर्ड फ्रॉम द ग्रीनविच, फ्रॉम द ग्रीनविच टू द प्रोजेक्शन, है ना, टू द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियल लाइन, ऑफ द रेडियल लाइन। किसका प्रोजेक्शन हो रहा है अभी? रेडियल लाइन का हो रहा है। और रेडियल लाइन क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग द लोकेशन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन। किस पे जोड़ रहा है भी? इक्वेटोरियल प्लेन पर आपको क्या करना है? जोड़ के दिखाना है। क्या करना है? जोड़ के दिखाना है। अच्छा, ये डेफिनेशन क्या बोल रही है सर? समझ में नहीं आया आपको, सरफेस आ जाइए तो मैं इसको समझाता हूं। भाई देखो, आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन, पहले क्या देखो, इक्वेटोरियल प्लेन नोट करना है, और उसने बोला है कि यहाँ पे होने चाहिए उसकी जो ग्रीनविच है ना, जो उसका भी यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी थी ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच से हमें प्रोजेक्शन बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ग्रीनविच निकालते हैं। ये मेरे पास क्या है? ग्रीनविच वाली लाइन है। अच्छा, इसमें क्या बनाता हूँ? इक्वेटोरियल प्लेन बनाता हूँ। तो इक्वेटोरियल प्लेन कैसा आएगा भी? इसका इक्वेटोरियल प्लेन कैसा आएगा? तो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अगर मैं इसको काटता हूँ, ठीक है, खरबूजा ही है, इसको आप काटोगे तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? आपको एक प्लेन मिल जाएगा। जो हमारे पास प्लेन क्या कहला रहा है? ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इस प्लेन को हमने क्या बोला है? इक्वेटोरियल प्लेन बोल दिया। ठीक है, वही वाला प्लेन है ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब इसमें क्या होगा आपके पास? क्या होगा भी हमारे पास कि ये जो मेरे पास इसमें एक अर्थ का सेंटर भी होगा। अर्थ का क्या होगा? सेंटर होगा। मतलब क्या है कि इसके अंदर कहीं सेंटर होगा।
सपोज करो मेरे पास ये जो पॉइंट लिखा है इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो जो मेरे पास पॉइंट ए है वो क्या है भी, अर्थ का सेंटर है। पॉइंट ए क्या है मेरे पास, अर्थ का सेंटर है। अच्छा, पॉइंट बी क्या है फिर मेरे पास, पॉइंट बी है मेरे पास ग्रीनविच वाला, और ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस होगा हमेशा। क्या होगा, हमेशा रेफरेंस यहां से ली जाएगा, और रेफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने क्या रखा है, इसको 0 डिग्री बता रखा है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या है भी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज करो मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, पॉइंट पी, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी। ठीक है, तो इस पॉइंट पी को क्या करता हूं भी, अगर मैं यहाँ पे रेडियस देखूं तो इसकी कुछ रेडियस ये बनेगी, इसकी कुछ रेडियस क्या बनेगी, इस तरीके से यहाँ पे आपको इसकी रेडियस दिखाई देगी। अगर आप क्या करते हो भी, इस वाले एपी पॉइंट, इस पॉइंट पी का आप क्या लेते हो, प्रोजेक्शन लेते हो। क्या करता हूं, जब मैं इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन लूंगा, किस पर, इक्वेटोरियल प्लेन पे। अगर मैं इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन लेता हूं इक्वेटोरियल प्लेन पे, सपोज करो वो यहाँ पे कहीं आ रहा है, पी डैश। पी डैश क्या है मेरे पास, पी डैश मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन है। किसका, प्रोजेक्शन। या फिर उससे बेहतर क्या बोल सकता हूं कि मैं यहां पे ले सकता हूं कि एपी का प्रोजेक्शन क्या है मेरे पास, एपी डैश है। तो एपी डैश मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल लाइन एपी। तो एपी जो मेरे पास ये जो रेडियल लाइन थी, इसका मैंने प्रोजेक्शन बनाया, तो मेरे पास प्रोजेक्शन क्या निकल कर आ रहा है, इस तरीके से एपी डैश निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो बोला जा रहा है कि किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लॉन्गिट्यूड मतलब क्या है भी, एल से शो करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड मेरे पास क्या हो जाएगा, जो एंगल है किस किस के बीच में, मेरे पास ये जो पॉइंट ए बी आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो एक ये वाली लाइन ए बी वाली, और अभी जो मैंने प्रोजेक्शन बनाया है एपी डैश वाला, जो मैंने अभी प्रोजेक्शन बनाया है कौन सा वाला, एपी डैश वाला, तो इनके बीच का जो एंगल है, जो इनके बीच का एंगल है भी, उसी को हमने क्या बोला है, उसी को हमने क्या बोला है, लॉन्गिट्यूड। क्या बोला है, इसी को हमने क्या बोला है, लॉन्गिट्यूड बोला है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको इस चीज का, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं सिंपल कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं कि लॉन्गिट्यूड मेरे पास क्या है, एंगल है। किस किस का एंगल है मेरे पास, जो मेरे पास ए बी लाइन, एंगल बिटवीन ए बी एंड एपी डैश, वो मेरे पास क्या बन जाएगा, लॉन्गिट्यूड कहलाता है। वो क्या एंगल बनेगा भी, लॉन्गिट्यूड कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला कि आपके पास क्या है कि इस अर्थ पे कहीं आपने एक पॉइंट लिया, सपोज करो पी पॉइंट आपने लिया। अब आप क्या करते हो, इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये जो रेडियल लाइन है एपी वाली, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करो किस पर, इस इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो जब आप इस इक्वेटोरियल प्लेन पर प्रोजेक्शन करोगे तो इस तरीके से आपके पास एक नया पॉइंट मिल जाएगा पी डैश। ठीक है, तो एपी डैश आपके पास क्या गई, इस लाइन का प्रोजेक्शन आ गया। अब आपने क्या करना है, ए बी को ज्वाइन कर देना है। तो जो ए बी और एपी डैश के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूड बन जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा इस चीज का। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रख लो, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव, मतलब -50, -45, -30, और यहाँ लिखा हुआ भी प्लस का 15, प्लस का 30, प्लस का 45। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस ग्रीनविच वाली लाइन के अंदर, ठीक है, या मैं बोलता हूँ कि प्राइम मेरिडियन के अगर मैं क्या जाता हूँ भी, ईस्ट साइड जाता हूँ, क्या करता हूँ, इसके ईस्ट साइड जाता हूँ, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और अगर मैं वेस्ट साइड जाता हूँ तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया भी रेफरेंस लाइन से है ना, आपको पता है भी रेफरेंस मतलब क्या है, ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से कह सकता हूं कि कितने एंगल पे है, तो आपने देखा होगा ये 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट क्या होता है, ईस्ट। अब ईस्ट क्यों लिखा है, अब आप समझ में होगा कि ईस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरे पास जो पॉइंट बी है, जो मेरे पास ग्रीनविच वाला है, उसको हमने रेफरेंस लिया है। और रेफरेंस के अगर मैं क्या करता हूँ भी, रेफरेंस के अगर ईस्ट साइड जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ईस्ट, तो इसलिए सारे एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ईस्ट वाले हो जाएंगे। और इंडिया क्या आता है, यहाँ पे कहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लो भी, फैक्ट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करता हूँ, लाइन जो लॉन्गिट्यूड की हैं, इनको हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, हमारे पास मेरिडियन भी कराते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो रन होता है वो कैसा होता है भी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से, ये नॉर्थ से आ रहा है,
इस तरीके से साउथ, ये साउथ से आ रहा है इस तरीके से नॉर्थ। मेजर जो डिस्टेंस होती है वो ईस्ट या वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, या तो प्राइम मेरिडियन के क्या होगा अभी ईस्ट साइड में होगा या क्या होगा वेस्ट साइड में होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। और क्या लिखा है लॉन्गिट्यूड के बारे में, आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये इक्वेटर है, ये आपको इक्वेटर लाइन दिख रहा है, तो सबसे दूर जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे है आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, और सबसे पास में कहाँ पे देखने को मिल रही है आपके पास, पोल्स पे आके मिल जाते हैं। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, जो इक्वेटर है उसको राइट एंगल पर क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करते हैं। लाइज इन प्लेन दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस, जो अर्थ की एक्सिस है उस पर ये लाई करते हैं। लेंथ कैसी होती है, सबकी इक्वल होती है, और आर हाफ्स ऑफ ग्रेटर सर्किल। ठीक है, तो बड़े वाले सर्किल का क्या होता है ये हाफ होता है। चलो नेक्स्ट जो आता है मेरे पास आता है भी लैटिट्यूड। ठीक है, हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी ले ली। अब हम लोग देखते हैं कि लैटिट्यूड के बारे में क्या बात हो रही है। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। इट इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रेडियल लाइन टू इट्स प्रोजेक्शन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन आइदर इन नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या होगी भी, सिंपल सिंपल डेफिनेशन होगी। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, शायद आपको ध्यान होगा कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था जिसको मैंने पी पॉइंट बोला था, है ना, ये पी पॉइंट बोला था। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए मेरे पास क्या है, अर्थ का सेंटर है। पॉइंट ए क्या है मेरे पास, अर्थ का सेंटर है। फिर मैंने कहा था आप इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। क्या कर दो आप इसको, ज्वाइन कर दो। तो आपने इसको कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया था। और मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या करना है, आपने इक्वेटोरियल प्लेन लेना है। तो ये सपोज करो मेरे पास क्या है भी, इक्वेटोरियल प्लेन था। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, इक्वेटोरियल प्लेन था। अब इस इक्वेटोरियल प्लेन पे आपने क्या किया था, इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन लिया था। कह सकता हूं इस रेडियल लाइन है ना, जो रेडियल लाइन है एपी वाली, इसका आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था। तो प्रोजेक्शन कहीं यहाँ पे आया था, सपोज करो यहाँ का आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन आ रहा है, जिसको मैंने क्या बोला था, पी डैश बोला था। क्या बोला था मैंने, पी डैश बोला था। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या था, पॉइंट बी था। ठीक है, तो ये सारा का सारा था। अब यहाँ पे सिंपल उसने ये बोला है कि हमारे पास जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल होगा किसका, जो रेडियल लाइन है और जो इसका प्रोजेक्शन है इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब चाहे ये नॉर्दर्न साइड हो, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या है, इतने ऊपर का हिस्सा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो चाहे आपके पास कोई सा भी हो, तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, इसी को आप लोग क्या बोलोगे, फाई। क्या बोलोगे, इसको फाई बोलोगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या सिंपल में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एंगल बिटवीन एपी एंड एपी डैश हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा अभी लैटिट्यूड। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, लैटिट्यूड बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फाई मेरे पास क्या आएगा, या तो मैं नॉर्दर्न साइड जाऊं या फिर मैं सदर्न साउथ जाऊं। ठीक है, तो ये आपके पास दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपने एक पी पॉइंट लिया है, एक पी पॉइंट लिया है, और ये इसका प्रोजेक्शन था। तो ये जो एंगल बना है आपके पास, इस एंगल को हमने क्या बोला है, लैटिट्यूड बोला है। और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो सपोज करो ये आपके पास क्या है, ग्रीनविच वाला पॉइंट है। रेफरेंस यहाँ पे ओ 0 डिग्री मतलब क्या रहा है, रेफरेंस दिखा रहा है। तो रेफरेंस और इस प्रोजेक्शन जो पी डैश मैंने लिखा था, उसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन लिखा हुआ है, तो चलो मैं कन्वर्जन आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कन्वर्जन है तो बहुत सिंपल भाई, आपको पता है ये अर्थ है, और अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ क्या करती है भी, रोटेट भी करती है, और क्या करती है, रिवॉल्व भी करती है। अच्छा, रोटेट कहाँ करती है, रोटेट तो अपनी एक्सिस पे करती है। ठीक है, ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ होगी वो क्या करेगी, अपनी एक्सिस पर क्या करती है, भी रोटेट करती है, और रिवॉल्व करेगी मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। तो सिंपल सी बात करूं क्या कि जब अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, जब अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, तो 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन करने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको 24 घंटे लगते हैं। 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन करने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भी, यहाँ पे अगर मुझे इसको बनाना है 1 आवर, तो क्या करूंगा, 360 को 24 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं 360 को 24 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये कितना निकल कर आएगा, मेरे पास ये 15 निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में हमारी जो अर्थ है वो कितना रोटेट कर रही होगी, 15 डिग्री रोटेट कर रही होगी। अच्छा, और 1 घंटे का मतलब क्या है भी, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट।
इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट में क्या हो रही है, अर्थ हमारे पास 15 डिग्री रोटेट है, या फिर बोलूं 15 डिग्री रोटेशन करने के लिए अर्थ को 60 मिनट लग रहे हैं। तो 1 डिग्री रोटेशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा, अर्थ को टाइम लगेगा 4 मिनट। तो 1 डिग्री रोटेशन करने में अर्थ कितना टाइम लेगी भी, 4 मिनट लेगी। इस चीज को आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। इस चीज को आपको क्या करना है भी, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहेगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो थोड़ा सा कि प्राइम मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और हमारे पास इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब आप जान गए होंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ना कटा हुआ हिस्सा, ये हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन होता है। तो अब आप देख के होगे भी हमारे पास लैटिट्यूड है और ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ये हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कौन सी है, ये वाली लाइन से है ना, जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये लैटिट्यूड कहलाती है। और ये मेरे पास क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो 0 डिग्री वाली पे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अच्छा, अब इसको समझते भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है भाई, आप खुद देखो। ये हमारे पास क्या है, ग्रीनविच है। और आपको पता है कि सारे के सारे जो भी रेफरेंस होंगे वो सारे के सारे कहां से ली जाएंगे भी, ग्रीनविच से ली जाएंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, नहीं तो सीधा है ना, होना तो चाहिए था इसको सीधा ही। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी की सारी रेफरेंस हमारे पास कहां से ली जा रही है, इस ग्रीनविच से ली जा रही है। तो जो ग्रीनविच है, ठीक है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे पास कितना है भी, 0 डिग्री है। इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे पास कितना है भी, 0 डिग्री है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस है। ये हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच के अगर मैं क्या करता हूं भी, इस तरफ जाता हूं, ठीक है, इस तरफ जाता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, ईस्टर्न साइड होगी। और अगर मैं इस साइड जाता हूं तो मेरे पास क्या कहलाती है, वेस्टर्न साइड कहलाती है। ठीक है, तो भाई इंडिया किधर पड़ता है, इंडिया हमारा पड़ता है ग्रीनविच के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। तभी हम लोग क्या लिखते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारा ये जो है ना, ये जो है हमारे पास, ठीक, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है भी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडिया में, जो कह सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कैलकुलेट होता है वो कहां से होता है भी, इलाहाबाद में मिर्जापुर, है ना, ये यहाँ पे सिटी है मिर्जापुर, या डिस्ट्रिक्ट कह दो। ये सारा का सारा रेफरेंस हमारा यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, तो बाकी देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस तरीके से, जीएमटी प्लस 5.5 आवर्स होता है, इस तरीके को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे आप सिंपल सी बात करो, मैंने अभी आपको बताया क्या कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं। भाई हमारी जो ये जो इंडिया की लोकेशन है वो कितनी है भी, 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट करने में इस अर्थ को कितना टाइम लगेगा, तो कहोगे सर 4 मिनट को इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 4 मिनट को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये निकल कर आएगा कितना, 330 मिनट। 330 मिनट। इसका मतलब क्या है कि 82.5 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, 330 मिनट लग रहे हैं। और ये 330 मिनट को आप जब आर में कैलकुलेट करते हो तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, 5.5 आवर्स। 5.5 आवर्स आपका ये निकल कर आता है। तो अब अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो जो हमारी घड़ी जो हम लोग सेट करते हैं इंडिया में, वो इंडिया में किस तरीके से सेट होती है कि हमारे पास ये जो ग्रीन वाला है ना, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ये जो 5.5 आवर्स हैं इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। और यहां से हमें क्या मिल जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकल के आता है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकल कर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो किस तरीके से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला चलता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भी हमारे पास क्या आता है, एक टर्म आती है सोलर मून। क्या आती है हमारे पास, टर्म आती है यहाँ पे सोलर मून। तो सोलर मून बेसिकली है क्या भाई, जो ये हमारा सन है, ये जो हमारा सन है, ठीक, और ये मेरे पास कोई पर्टिकुलर सपोज करो लोकेशन है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है। अगर ये सन कहां पर होता है, यहाँ पे बिल्कुल इसके सीधो सीध चयनित, चयनित का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंची जगह। तो सबसे ऊंची पीक पर अगर आपके पास सन बिल्कुल ओवरहेड दिख रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन से, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर मून बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर मून बोलते हैं। और जो टाइम होता है इस सन की लोकेशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सोलर टाइम बोलते हैं। ठीक है,
तो सोलर टाइम हमारे पास क्या है कि एक ऐसा एक्चुअल टाइम है किसी लोकेशन का, किसी भी लोकेशन का जो सन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर टाइम बोलते हैं। अच्छा, इसको एक नाम से और जानते हैं, लोकल एपरेंट टाइम भी बोला जाता है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, सोलर का टाइम मतलब किसका टाइम है, सन का टाइम है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। सोलर नून क्या है, सोलर नून क्या है कि जब सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर आपको देखना शुरू हो जाए, बिल्कुल ऊपर दिख जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर नून बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हमें दिखाई देंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वॉच टाइम निकल कर आता है। वॉच टाइम हमारे पास है क्या भाई, वॉच टाइम क्या है, सिंपल सा कह सकता हूं कि हमारे पास एक ऐसा टाइम है जो कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए उसका स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होता है ना, उस कंट्री का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वॉच टाइम बन जाता है। जैसे हमारे पास क्या है भी, इलाहाबाद, तो अभी मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद में जो मिर्जापुर है वहां पे 82.5 डिग्री ईस्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, और सारे के सारे टाइम हमारे पास कहां से देखे जाएंगे, अगर इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया की सारी घड़ियां होंगी वो उस इलाहाबाद की पोजीशन से क्या करेंगी, उसको रेफरेंस मान के सेट हो रही होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हो, वो हमारे पास क्या निकलता है, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा हूँ, सोलर टाइम, ये हमारे पास क्या है, सोलर टाइम। तो सोलर टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो सोलर टाइम हमारे पास क्या होता है, जो भी वॉच टाइम होता है उसमें आप क्या कर दो, +4 करो, मल्टीप्लाई किससे करो, एल, एल नॉट माइनस एल एस टी। अब भाई एल का तो आप लोग जानते हो, एल हमारे पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, एल हमारे पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। अच्छा, इसमें क्या दिखा रखा है भी, एल नॉट, तो एल नॉट को उसने क्या बोला है, लोकल लॉन्गिट्यूड, क्या बोला है, लोकल, और एस टी इसका मतलब क्या है भी, स्टैंडर्ड वाला है। एसटी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड वाला है। तो हमने क्या करना है, लोकल में से स्टैंडर्ड को माइनस करना है। क्या करना है, हमें लोकल में से किसको माइनस करना है, स्टैंडर्ड को माइनस करना है, और 4 से मल्टीप्लाई करके करोगे आप, प्लस कर दोगे किसमें, वॉच टाइम में, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, सोलर टाइम आपके पास निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने आपको बोला है, हाँ, और ये चीज किसमें आएगी भी, ध्यान रखना है, ये आपके पास मिनट में आएगी। अच्छा, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे छोटे देखो क्वेश्चन मिलेंगे इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे छोटे छोटे। अच्छा, अब यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये हमारे पास हो क्या रहा है भी। देखो इस तरीके से हमारे पास एक लाइन मैंने बना रखा है, जैसे इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइन बना रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, लोकल स्टैंडर्ड वाला, कौन सा वाला, ये सॉरी लोकल बोल रहा हूं मैं, ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूड है, कौन सा वाला, स्टैंडर्ड वाला। तो इसको हमने बोला स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, और ये हमारे पास कितना है भी, 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये कौन सी पोजीशन है भी, ये तो इलाहाबाद वाली पोजीशन है। अच्छा, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ भी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स हैं, जैसे मेरे पास क्या है, सपोज करो उसने ईटानगर, यहाँ पे आप देख रहे हो भी एग्जांपल लिया किसका, ईटानगर का। तो ईटानगर का जो लोकल स्टैंडर्ड होगा, क्या होगा भी, जो लोकल लॉन्गिट्यूड होगा वो कितना है, यहाँ पे 93.5 डिग्री ईस्ट है। कितना है, 93.5 डिग्री ईस्ट है। अच्छा, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली हमारे पास किधर पड़ेगा भी, इस साइड पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोकल होगा वो कितना होगा, 77.5 डिग्री ईस्ट होगा। उसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा मूव करता हूं तो जयपुर पहुंच जाओ, तो जयपुर में कितना है भी, हमारे पास एल नॉट की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री ईस्ट। तो आपको क्या पता है भी, अगर इंडिया के रेफरेंस की बात करता हूं तो आपको स्टैंडर्ड पता है, स्टैंडर्ड हमारे पास कितना है भी, 82.5 डिग्री है, और सारा का सारा ईस्ट में चल रहा है क्योंकि हम तो इंडिया में रह रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे ईटानगर का निकालना है सोलर टाइम, तो ईटानगर का जो सोलर टाइम होगा उसमें क्या करूंगा, ये जो एल नॉट जो लोकल है वहां पे कितना है, 93.5 डिग्री ईस्ट है। तो जब मैं 93.5 डिग्री ईस्ट से 82.5 डिग्री ईस्ट माइनस करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट का निकल के आएगा आपके पास, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जो भी टाइम इलाहाबाद में हो रहा होगा, जो भी वॉच टाइम इलाहाबाद में हो रहा होगा, उसमें आपने क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो टाइम हो गया है वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा निकल गया है। अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे इलाहाबाद में, सपोज करो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 12 से ऊपर ही होगा, मतलब 12:30, पौने 1, 1, 2, इस तरीके से आपके पास क्या होगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा।
अच्छा ठीक है, तो यहां तक आपको भी समझ में आया कि यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर यहाँ पे लिखा है इलाहाबाद। जैसे इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है वो हमारे पास कितना है अभी 82.5 डिग्री है। यहाँ पे क्या है अभी सोलर नून हो रहा है। सोलर नून का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो सोलर टाइम होगा वो कितना होगा 12 बज रहे हैं, पूरे के पूरे कितने बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। और वॉच टाइम भी कितना है यहाँ पे 12 बजे। ठीक है, वॉच टाइम भी कितना हो रहा है 12 हो रहा है। अब अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली मेरे पास किधर पड़ रहा था, आप देख सकते हो कि दिल्ली मेरे पास पड़ रहा था इस साइड में 77.5 डिग्री ईस्ट। तो भाई 77.5 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या है कि 82.5 में से आप 77.5 माइनस करोगे तो ये कितना निकल कर आएगा 5 डिग्री। तो 5 डिग्री क्या है इस साइड जाना पड़ रहा है, 5 डिग्री इस साइड जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो लोकल टाइम होगा वो कितना है 77.5 डिग्री ईस्ट है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्टैंडर्ड टाइम निकालना है तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है मेरे पास, जो वॉच टाइम है वो तो क्या है 12 बज रहे हैं, तो 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे भी 12, और इसमें क्या करना है प्लस का 4 लेके, प्लस का 4 लोगे और यहाँ पे क्या करोगे जब आप 77.5 डिग्री से माइनस करोगे 82.5 डिग्री तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा माइनस का। कितना निकल के आएगा, ये माइनस का निकल कर आएगा। तो माइनस का कितना जाएगा मेरे पास, ये 20 हो जाएगा। माइनस से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो टाइम निकलता है किस में निकलता है मिनट में, इतना पोर्शन किस में निकलता है मिनट में। तो माइनस 20 मिनट करोगे किसमें से 12 बज रहे, तो 12 में से आप क्या करते हो जब 20 माइनस करते हो तो कितना आता है 11:40। तो इतना क्या हो रहा होगा दिल्ली में टाइम हो रहा होगा। उसी तरीके से अगर मैं क्या बात करता हूं ईटानगर की बात कर लेते हैं, तो ईटानगर लिया था मैंने कहां पे, नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास कितना था अभी, हमारे पास कितना था तो 93 पॉइंट कितना है 5 है। तो 93.5 में आप क्या करते हो 82.5, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा अभी 12:44। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सोलर टाइम जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो भी इसके एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल मैं कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि एक सोलर है जो क्या कर रहा है, ट्रेसिंग मैकेनिज्म है जहां पे मैंने इंस्टॉल किया है कोहिमा पे। तो कोहिमा का जो यहाँ पे आपको जो लॉन्गिट्यूड दिया है वो कितना दिया है अभी 84.5 डिग्री ईस्ट है ना। 84.5 डिग्री ईस्ट हमारे पास क्या है कोहिमा का, यहाँ पे क्या दिया हुआ भी डिग्री ईस्ट दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 94 है ना, 84 नहीं 94 है, लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे लिख दो आप 94.5 डिग्री ईस्ट। चलो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अभी, लोकल वाला बन जाएगा लॉन्गिट्यूड। और डिटरमाइन द लोकल सोलर टाइम, तो हमें क्या निकालना है, सोलर टाइम निकालना होता है। तो सोलर टाइम हमारे पास क्या होता है, जो भी वॉच टाइम होगा प्लस क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी मेरे पास लोकल है और उसमें से स्टैंडर्ड वाले को माइनस कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे वॉच टाइम कितना है, यहाँ पे है 3 बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं 3 बज रहे हैं है ना दिन के। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड किसी उसका दिया हुआ, पर्टिकुलर कंट्री का दिया हुआ। जैसे यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पे मेरे पास एसटी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मेरे पास है 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले पे आप जैसी वैल्यू पुट करोगे तो ये मेरे पास कितने बज रहे थे अभी 3 बज रहे थे, प्लस 4 इनटू, अब लोकल वाला कितना है मेरे पास 94.5। आपको क्या लेना है यहाँ पे ईस्ट वाला ही देखना है ना। माइनस क्या करेंगे 82.5 कर देंगे आप माइनस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी। तो टाइम क्या बन के आएगा आपके पास, देखो 15 ये है और 48 मिनट ये है, तो 15:48 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 15:48 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा होगा अभी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भी, हमारे पास क्या है टिल्टिंग ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ का जो टिल्ट होता है, अभी आपको पता है कि जो अर्थ होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, अपनी एक्सिस से बिल्कुल थोड़ी सी टिल्ट होती है। मतलब कह सकता हूं कि मेरे पास जो अर्थ की जो होना तो चाहिए था अर्थ को इस तरीके से, है ना, होना तो चाहिए था अर्थ को किस तरीके से, इस तरीके से, लेकिन जो अर्थ क्या हो जाती है थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है इस तरीके से। ये हमारे पास क्या होगी, अर्थ क्या हुई भी अपनी पोजीशन टिल्ट हो गई। तो ये कितना टिल्ट होती है, ये हमारे पास कितना टिल्ट होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये कितना डिग्री टिल्ट है। तो ये हमारे पास जो टिल्ट होता है वो कितना होता है 23.45 डिग्री, 23.45 डिग्री हमारे पास क्या होती है, अर्थ क्या होती है टिल्ट होती है। इसको नॉर्मली हम कितना लिख देते हैं 23.5 भी लिख देते हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहा है 23.5 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, अगर ये 23.5 डिग्री टिल्ट है तो ये भी हमारे पास क्या होगी सेम हो, ये भी हमारे पास क्या होगा उतना ही टिल्ट होगा। ठीक है, अच्छा
भाई हमारे पास क्या थी, हमारी जो इसकी एक्सिस जो पहले हुआ करती थी वो पहले कितनी हुआ करती थी, इस तरीके से हुआ करती थी, ये होनी चाहिए थी इसकी जो पुरानी वाली है। लेकिन क्या होता है अभी आपको पता है, तो जब टिल्ट हुई है तो 23.45 यहां टिल्ट हुई है, 23.45 तो यहां भी टिल्ट होगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से टिल्ट होगी, मतलब क्या है कि ये मेरे पास अगर ये शुरू में एक्स एक्स था तो ये मेरे पास क्या बन गया है भी एक्स डैश एक्स डैश, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे पास 23.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। अच्छा ये अगर मेरे पास वाई वाई होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास क्या होता है ये टिल्ट हो जाती है वाई वाई डैश में जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या होती है अर्थ, यहाँ पे क्या होती है टिल्ट पोजीशन होती है। अब टिल्टिंग की वजह से क्या होता है यहाँ पे सीजन बनते हैं, क्या बनते हैं भी यहाँ पे मौसम बनते हैं, सीजन बनते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या होती है यहाँ पे सीजन बढ़ते हैं। और आपको पता है कि जो अर्थ रिवॉल्व करती है, जो अर्थ रिवॉल्व करती है वो किस पर करती है, इलेप्टिकल ऑर्बिट पे, इलेक्ट्रिकल और इलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या करती है, रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच की वो क्या करती है, वेरी करती है। मतलब ये फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, कहीं पे क्या होगी डिस्टेंस ज्यादा होगी, कहीं पे डिस्टेंस क्या होगी कम होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, विच वेरीज द सोलर एनर्जी फ्लक्स, और इस वजह से क्या होगा जो सोलर एनर्जी फ्लक्स है, मतलब पर यूनिट एरिया पे जो सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है वो क्या करती है यहाँ पे इंपैक्ट होती है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो अर्थ की पोजीशन है वो कैसी है, जो अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसा है, टिल्टिंग रोटेशन, ठीक है। इतना आपको ध्यान रहेगा, इतना आपको आई होप आपको ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, सन है, तो सन तो चक्कर नहीं लगाता, अर्थ चक्कर कौन लगाती है, अर्थ लगाती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये मेरे पास ये पोजीशन है, ठीक है, ये मेरे को पोजीशन दिखाई दे रही है, एक पोजीशन मेरे पास ये वाली है, एक पोजीशन मेरे पास ये वाली है, और ये पोजीशन भी है और ये पोजीशन भी है। चलो देखते हैं, सबको देखते हैं। देखो ये वाली जो पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो मेरे पास है 21 जून, क्या लिखा है 21 जून, तो 21 जून कहने का मतलब क्या है, 21 जून आपको पता है भी लॉन्गेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। अच्छा ये मैं किसके रेफरेंस में लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना है मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, समर इन हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे कौन सा कहलाएगा, 21 जून। तो 21 जून है, इसका मतलब क्या है, ये सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस है, और जो सबसे दूर की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एपिलियन, क्या बोलते हैं, APHELION, तो एपिलियन बोलते हैं। और ये मेरे पास क्या है, फारदेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे दूर की डिस्टेंस होती है, फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसकी अर्थ की। अच्छा अगर ये मेरे पास फारदेस्ट डिस्टेंस है तो सबसे छोटी वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। और ये वाला क्या कहलाता है मेरे पास, 21 दिसंबर है ना, कहीं 22 दिसंबर होता है कहीं 21, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 21 दिसंबर। और 21 दिसंबर क्या होता है, सबसे छोटा डे होता है, शॉर्टेस्ट डे किसके लिए होगा, ध्यान रखना है, फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, टेक्निकल टर्म होता है इसका पेरीहेलियन। और यहाँ पे क्या होगी, जो सन के बिल्कुल करीब होगी क्या, अर्थ होगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 21 मार्च है या 21 सितंबर, ठीक है, जैसे मेरे पास क्या लिखा है 21 मार्च है, और ये मेरे पास क्या है 23 सितंबर है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, या फिर आप इसको क्या बोल देते हो, कहीं की आपको देखने को मिलता है 21 सितंबर देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं आप लोग, इक्विनॉक्स बोलते हो। इक्विनॉक्स कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, किसकी, इक्विनॉक्स वाले, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपके पास, क्या होता है भी अर्थ के टिल्टिंग होने की वजह से क्या होता है, मौसम होते हैं, जो सीजन होते हैं उसका वेरिएशन होता है, ठीक है। और आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे पास लॉन्गेस्ट डे होता है, किस तरीके से हमारे पास शॉर्टेस्ट डे होता है, और यहाँ पे हमें इक्विनॉक्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना, ये इस तरीके से भी बना हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से भी अर्थ क्या कर रही है, इस तरीके से अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, इस तरीके से टिल्ट है, और क्या कर रही है, इस तरीके से
रोटेट कर रही है ना, इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास मिनिमम पोजीशन है, तो मिनिमम कौन सी होगी, जो 21 दिसंबर होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा। और ये हमारे पास क्या है अभी 21 जून है, जो क्या है अभी लॉन्गेस्ट डे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, ये इक्विनॉक्स है, ये हमारे पास क्या है, ये भी इक्विनॉक्स है। तो एक ऑटमन वाला होगा और एक कौन सा होगा, भी स्प्रिंग वाला होगा। चलिए, हाँ यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि आपको पता है जो डायरेक्ट रे होती हैं, ठीक है, जो सन की आ रही होती है वो किस पर होती है, इक्वेटोरियल प्लेन पर होती है। तो इतना तो आपको ध्यान होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है मेरे पास इंसिडेंस सोलर रेडिएशन। क्या आता है भी, इंसिडेंस सोलर रेडिएशन वेरिएशन। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है भी, सोलर कांस्टेंट। क्या है मेरे पास, सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुआ है तो जो एनर्जी फ्लक्स इंसिडेंट होती है सन से अर्थ एटमॉस्फेयर पे क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। जब हमारे पास क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है सन और अर्थ की, वो हम लोग क्या मान लेते हैं, मीन डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसका मैं समझाना चाहूँ, यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ हल्का सा, तो आप आइडिया ले सकते हो भी ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ये अर्थ का क्या है भी, एटमॉस्फेयर। ये अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है भी, सन है, जो सोर्स है यहाँ पे एनर्जी का। अगर मैं इस सन का और इस अर्थ के सेंटर को मिलाता हूँ, इस सन का और इस अर्थ के इसको मिलाता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री पे बना रहा होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर आपको क्या मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा फ्लक्स। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है। मतलब इतनी तो आनी क्या रहेगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है। किस पर होता है, हमेशा ध्यान रखना है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या लिखा था, सिंपल ये लिखा था कि द एनर्जी फ्लक्स incident from the sun on the earth, the sun on the earth atmosphere, ठीक है, on the earth atmosphere in perpendicular direction when the distance between the sun and the earth is mean। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखा जाएगा, इतना आपको क्या रहेगा भी, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं फारदेस्ट पॉइंट की बात करता हूं, तो फारदेस्ट पॉइंट कौन सा आएगा, फारदेस्ट पॉइंट कब आएगा, जब हमारे पास कौन सा होगा भी, 21 जून होगा। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही। और हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, वो हो जाएगा भी 21 जून वाला, सॉरी 21 दिसंबर वाला। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि देखो, ड्यू टू इलिप्टिकल ऑर्बिट सोलर रेडिएशन फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आई एन, क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, नंबर ऑफ डेज का। एन मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज है। तो आई एन का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, जो सोलर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस का 0.033, फिर मेरे पास क्या है भी यहाँ पे कॉस 360 डिवाइडेड बाई 365 इनटू आप क्या कर दो, एन कर दो। तो आपके पास ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनकर आएगा, जो मेरे पास क्या है बता रहा होगा, जो इंसिडेंट जो नॉर्मल है उस सरफेस पे उसकी वैल्यू क्या आने वाली है। अब ये जो n की वैल्यू है ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ डेज है। तो अगर मैं n की बात करता हूं, जैसे मेरे पास क्या है, सपोज करो कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो n की वैल्यू कब होगी, जब मेरे पास क्या होगा, 1 जनवरी होगी। मतलब जनवरी से हमें रेफरेंस लेके चलना है। 365 कब हो जाएगी n की वैल्यू,
365 मेरे पास जब होगी, जब यहाँ पे n की वैल्यू की 365 कब होगी, जब मेरे पास क्या है 31 दिसंबर। उसी तरीके से आप क्या ले सकते हो भी, आप 4 फरवरी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास n की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो भी 31 का तो मेरे पास जनवरी है ही है, साथ में 4 और जोड़ दो तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 35 बन जाएगी। n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 35 दिन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो एग्जाम में वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अगर आएगी तो बहुत ही सिंपल वैल्यू बनकर आएगी, ताकि आपके पास क्या हो सके, यहाँ पे n का कुछ ऐसा रिलेशन बने ताकि आपके पास कॉस की वैल्यू नोन आए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे 21 जून की बात करते हैं तो 21 जून में क्या है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ठीक है, ये मार्च हो जाएगा, ये अप्रैल हो जाएगा, ये मई हो जाएगा और ये जून। तो जून का 21 दिन ही है, तो आपके पास जो है ई निकल कर आया भी, एन की वैल्यू निकल कर आ रही है। 21 दिसंबर नहीं 31 दिसंबर लिखा है, तो 31 दिसंबर के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 355 दिन, नहीं ये 365 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 21 मार्च, तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको एक मैक्सिमम वैल्यू और आपको एक मिनिमम वैल्यू ध्यान रखनी है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 141 है ना, 1411 वॉट पर मीटर स्क्वायर, कब होगी, 21 दिसंबर में होगी। और जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 1332 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये कब कहलाएगी हमारे पास, 21 जून में होगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो 21 जून है उस टाइम पे जो रेडिएशन जो नॉर्मल होंगी वो क्या होंगी, सबसे कम होंगी, और जो 21 दिसंबर है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा वो देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, इस चीज का आपको आई होप ध्यान रहेगा, इस चीज का आपको क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है भी, आपको पता है कि इसमें क्या आ रही है, कॉस की टर्म आ रही है, और कॉस आप लोग जानते हो कि जितना एंगल क्या होगा, छोटा होगा, जितना एंगल छोटा होगा कॉस क्या होगा, उतना ही बड़ा होता है, उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। अगर कॉस का एंगल आपके पास क्या होता है, 90, मतलब बड़ा हो जाए, अगर ये एंगल मेरे पास बढ़ जाए तो कॉस क्या होता है, ये छोटा बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 21 जून रखता हूं तो एन की वैल्यू ज्यादा बनेगी, ठीक है, नहीं ठीक है, सही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, 21 जून का मतलब क्या है, जो दिन है वो बड़े हुए हैं ना, जो दिन है वो क्या है, बहुत बड़े हुए हैं, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, कम दिन है। तो इससे बात मतलब क्या है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ये निकल कर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपके पास, ये निकल कर आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको क्या रखना है भी, ध्यान रखना है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी भी, 1322 सॉरी 1411, ठीक है, या इसको हटा देते हैं, इसमें हमें क्या करना है, ठीक। तो आपको भी आई होप आपको ये चीजें ध्यान रहने वाली हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, भी थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। तो देखो भी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आई एन वाली रेडिएशन है, जो क्या है सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये मेरे पास क्या, अर्थ का कह सकता हूँ भी एटमॉस्फेयर है। तो ये मेरे पास क्या है, ये ओजोन लेयर है, ठीक है। और ये क्या है भी, लैंगले, तो लैंगले, वन लैंगले किसके बराबर है, 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट के लिए मेरे पास जो रिफ्लेक्टिविटी है वो कितनी आती है, 1 होती है। और जो ये मेरे पास क्या ट्रांसमिसिबिलिटी है, क्या है भी मेरे पास, ये इंफ्रारेड और विजिबल रेट है, ठीक है। चलो इसमें तो अभी हमारे पास इतना कुछ है नहीं, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट स्लाइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि सोलर रेडिएशन जो एनवायरनमेंट पर पड़ने वाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। अभी आपको पता है, अगर एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेगा, आपके पास वाटर पेपर होगा, ये हमारे पास क्या होंगे, एटमॉस्फेयर पे होंगे। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो अर्थ सोलर रेडिएशन जो रिसीव्ड होती है अर्थ सरफेस पर, वो बेसिकली क्या होती है, दो तरीके की होती है। क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, बीम रेडिएशन या फिर डायरेक्ट रेडिएशन, जिसको मैंने किससे डिनोट कराया अभी, आईबी से। आईबी मेरे पास क्या है, बीम या फिर डायरेक्ट रेडिएशन है। तो सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इन लाइन विद द सन, जो सन के बिल्कुल सीधी रेखा में आ रही है, उसी लाइन में है जो वो रेडिएट हो रही है, मतलब क्या हो रही है, अर्थ सरफेस पर पड़ रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी भाई डायरेक्ट रेडिएशन। दूसरी मेरे पास क्या आती है, दूसरी मेरे पास आती है डिफ्यूज्ड वाली, जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं आईडी से।
और डिफ्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेडिएशन भी बोलते हैं। तो जो सोलर रेडिएशन है, जो सोलर रेडिएशन है जो अर्थ सरफेस पर आ रही है आफ्टर गेटिंग स्कैटर्ड, स्कैटर्ड क्यों हो रही है आपको पता है, सरफेस पर क्या है, वहां पे डिफ्यूज डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसियस मिक्सचर है, वेपर है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वो डिफ्यूज हो जा रही है, फैल जा रही है, स्कैटर्ड हो जा रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, गैसियस मिक्सचर एटसेट्रा, उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, डिफ्यूज रेडिएशन बोल दिया है। ठीक है, तो मेरे पास जो सोलर रेडिएशन जो सन से आ रही थी, तो वो मेरे पास क्या हो गई भी, एक तो मेरे पास क्या बन गई, डायरेक्ट वाली बन गई, और एक मेरे पास क्या बन गई, इनडायरेक्ट वाली बन गई। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है कि जो सन के बिल्कुल लाइन पे आ रही है, बिल्कुल सेम, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स की वजह से जो स्कैटर्ड हो रही है वो मेरे पास क्या बन गई, डिफ्यूज वाली बन गई। ठीक है, और एक और मेरे पास आता है कौन सा वाला, यहाँ पे ग्लोबल या फिर टोटल रेडिएशन। तो टोटल रेडिएशन कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी बीम इंसिडेंट आ रही थी और जो भी डिफ्यूज हो रही थी, उन दोनों को आप क्या कर दो, सम कर दो। क्या कर दो भी, सम कर दो। तो ये मेरे पास अगर सन है तो सन से क्या हो रहा है भी, क्लाउड की वजह से। ठीक है, तो कह सकता हूं कि सन से जो रेडिएशन आ रही है तो इसमें क्या है, कुछ तो डायरेक्टली आ रही है, उसको मैंने क्या बोल दिया, बीम रेडिएशन बोल दिया। और अगर जो क्या हो रहा है इस तरीके से क्लाउड से होते हुए आ रही है, तो क्लाउड की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कैटर्ड हो रही है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगी, डिफ्यूज रेडिएशन बन जाती है। फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, सोलर डिवाइस आप लगा सकते हो, इसको इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो। तो कलेक्टर किस तरीके से काम करता है वो तो हम लोग क्या करेंगे, कल वाले लेक्चर में देखेंगे। और ये मेरे पास क्या है, अर्थ की सरफेस है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ग्लोबल है या जो टोटल रेडिएशन जो आ रही है सोलर की, वो क्या हो जाएगी, IB प्लस ID हो जाएगी। क्लियर है, याद रहेगा आपको। ठीक, तो इस तरीके से देखो, ये जो सोलर रेडिएशन इस बीम के है, तो ये तो मेरे पास क्या कहलाएगी, बीम वाली, जो बिल्कुल इनलाइन है। क्या है, सोलर रेडिएशन की बिल्कुल इनलाइन है, और आप जानते हो सोलर रेडिएशन कैसी है, शॉर्ट वेव कहलाती है। और ये मेरे पास क्या है भी, इसका अर्थ का सरफेस, और ये मेरे पास क्या है, ओजोन लेयर है। और जब इसके अंदर एंटर करेगी तो कुछ ऐसी रेडिएशन होगी जो क्या करेगी, आपके पास कह सकते हैं इस तरीके से डिफ्यूज की फॉर्म में होती है। अच्छा चलो, अब यहाँ पे देखो भी अल्फा, अल्फा क्या है मेरे पास, लैम्डा का वेरी फंक्शन है, अल्फा रो और टाउ है ना। एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है मेरे पास, सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। एप्सिलॉन क्या है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। और जो एब्जॉर्बिटी होती है वो किसका फंक्शन होती है, मेरे पास लैम्डा का फंक्शन होती है, इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ एटमॉस्फेयर पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर पड़ती है, उसको इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखी थी। सोलर कांस्टेंट यहाँ पे आपको ISC की वैल्यू दे रखी है, भी इतनी होती है। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज है। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज है। 60% of the part, 60% of the part is directly reached to the earth's surface, whereas 20% of the beam radiation is reaching indirectly। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो डायरेक्टली है, मतलब जो IB वाली है वो कितनी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस रेडिएशन का 60% जा रही है। इसका जा रही है भी, इसका 60% जा रही है। और जो मेरे पास जो इनडायरेक्ट वाली थी वो क्या हो रहा है, वो 20% जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे पास पूछे जा रहा है डिटरमाइन टोटल ग्लोबल रेडिएशन फ्लक्स, मतलब क्या निकालना है, यहाँ पे टी है, IT निकालना है। और IT मेरे पास क्या होगा भी, IB प्लस ID होगा, यही होगा। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12 नवंबर के लिए निकालना है। तो 12 नवंबर के लिए जो n बन जाएगा मेरे पास, कितना बन जाएगा, 316 दिन बन जाएगा। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास IN निकल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से IB निकालना है। ठीक है, IB निकालना है, वो कितना हो जाएगा, 60% ऑफ IN। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये मैंने IN होगा। ठीक है, ये IN होगा। तो यहां से आप n की वैल्यू, IN की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपको IB निकल जाएगा। उसी तरीके से आप ID निकाल सकते हो। ID कितना है, 20% किसका है, IN का, तो आपके पास ID निकल जाएगा। अब इन दोनों को जॉइन मतलब क्या है, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, टोटल या फिर ग्लोबल रेडिएशन निकल जाएगा। सेकंड मुझसे क्या पूछा है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब क्या है, टाउ। तो टाउ मेरे पास क्या हो जाएगा भी, IG/IN। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भी, इस तरीके से आपके पास पहले आपको ये निकालना पड़ेगा टाउ। इस टाउ के लिए भाई IG की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी हमने निकाली है। IG क्या होता है, IB प्लस ID के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, इस वैल्यू को निकाल सकते हो। और IN की वैल्यू,
आई एन की वैल्यू तो अभी ये हमारे पास है ही, ठीक है, ये हमने निकाल ली है आई एन की वैल्यू। तो आई एन और इसका जो रेशियो है, टोटल ग्लोबल वाली का जो रेशियो है, उनका क्या कर दो आप, रेशियो निकाल दो, तो आपको क्या निकल जाएगा, टाउ निकल जाएगा। तो टाउ मेरे पास क्या है, ग्लोबल अपॉन जो भी मेरे पास इंसिडेंट है, और ये कितना निकल के आ रहा है, 0.72 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल को आप आइडिया ले सकते हो किस तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल बन सकता है। तो मैंने आपको भी ये समझा दिया है। चलिए अब मूव करते हैं भी, हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशन है वो क्या है भी, हमें क्या जानना है, डिक्लिनेशन एंगल के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है। तो डिक्लिनेशन एंगल होता क्या है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन से शायद इतना क्लियर ना हो, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इजी सब करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक प्लेन बना लेता हूँ, एक सरफेस बना लेता हूँ, सपोज करो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सरफेस बना ली, और इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन, और ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, सपोज करो कि यहाँ पे मेरा क्या है, सन है, तो सन की जो रेज है वो इस तरीके से इस पर गिर रही है, बिल्कुल सीधी है, ये लाइन टेढ़ी बन गई है, लेकिन है क्या है, सीधी है ना, ये क्या है, बिल्कुल सीधी। तो ये जो सन की रेज है जो इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मैंने इसको ए पॉइंट बोला है तो इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस तरीके से बी पॉइंट पर रेडिएशन बिल्कुल इंसिडेंट हो रही है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करता हूं, प्रोजेक्शन बनाता हूं, किसका, इसका, इस सन रे का, जो ये सन रे आ रही है, इसका मैं प्रोजेक्शन बनाता हूं, सपोज करो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जब मैं इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्शन बनाऊंगा, सपोज करो कि ये जो ए वाला पॉइंट है वो कितना बन गया, उसका प्रोजेक्शन क्या है, ए का प्रोजेक्शन क्या है, सी है। तो इन दोनों के बीच का जो ये कोण है, मतलब कोण कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, उस एंगल को मैंने क्या बोला है, आई। क्या बोला है मैंने, इस एंगल को मैंने क्या बोला है, आई बोला है, आई, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है भी, ये मेरे पास क्या, अच्छा ये डिक्लिनेशन कह रहा है, ओके ओके। तो ये जो आई मैंने अभी आपको दिखाया है, तो इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आई ध्यान रख लेना, आई हमारे पास क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है। इसमें सारे एंगल बता देता हूं जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एंगल है। तो आई मेरे पास क्या बनता है भी, इंक्लिनेशन एंगल बनता है। अच्छा ये तो आसान सा एंगल है, डिक्लिनेशन एंगल है, चलो अभी इसका भी बता दूंगा। तो भाई एक एंगल तो मेरे पास क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है। अच्छा एक एंगल और बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनिथ एंगल। इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, जाई से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनिथ एंगल। तो जेनिथ एंगल जो होगा वो कौन सा एंगल होगा मेरे पास, कि ये जो सोलर रेडिएशन है, अब अगर इसका क्या करता हूं मैं, प्रोजेक्शन, ठीक है, ठीक है, या मैं बोलूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का अगर मैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और ये जो सन रेज है इनके बीच का ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है, इसको मैंने क्या बोला है, जाई। इसको मैंने क्या बोला है, जाई। और जाई मेरे पास क्या है, जेनिथ एंगल है। तो जाई मेरे पास क्या कहलाता है, जेनिथ एंगल कहलाता है। और आप लोग यहां से देख सकते हो क्या कि जो आई है प्लस जाई है, उन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है। ठीक है भी, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारे पास क्या हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है भी, यहाँ पे डिक्लिनेशन एंगल की बात कर रहे हैं। तो डिक्लिनेशन एंगल क्या है भी, द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द बीम रेडिएशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ सेंटर विद द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्या है भी, इक्वेटोरियल प्लेन है, क्या है हमारे पास, इक्वेटोरियल प्लेन है, और एक ऐसी लाइन जो क्या कर रही है, जो सन और अर्थ के सेंटर की, कह सकता हूं, जो ज्वाइन कर रही है, किसको, जो सन है और उसके अर्थ के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, तो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ वो जो एंगल बनेगा उसको मैंने क्या बोला है, डिक्लिनेशन एंगल बोला है। मतलब कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, सन है, ये मेरे पास क्या है, सन है, और ये मेरे पास क्या है, इस अर्थ का सेंटर है, ये मेरे पास क्या है, अर्थ का सेंटर है। तो ये लाइन जो आ रही है भी, ये वाली लाइन, ठीक है, जो सन और इस अर्थ को ज्वाइन कर रही है, और क्या होगा भी, इसका क्या होगा, प्रोजेक्शन लूंगा कहां पर, इस पर। तो जब मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा तो ये प्रोजेक्शन कहीं बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको हमने क्या बोला है, डिक्लिनेशन एंगल बोला है। क्या बोला है, डिक्लिनेशन एंगल। इसको आप क्या करते हो, डेल से डिनोट करते हो। तो डेल क्या है मेरे पास, डेल मेरे पास क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन होता है, डे नंबर
लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ टिल्टिंग ऑफ द अर्थ वेयर एज आई एन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास क्या है अर्थ की टिल्टिंग को मैं रेस्पॉन्सिबल मानता हूं, तो ये जो डिक्लिनेशन एंगल है वो किसका फंक्शन बन जाता है, वो नंबर ऑफ डेज का बन जाता है। कब बनेगा, जब मेरे पास क्या होगी, मैं डिक्लिनेशन किसका लूंगा, मतलब टिल्टिंग वाला कॉज लूंगा। अगर मेरे पास क्या बनता है, अगर मैं मानता हूं कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से हो रहा है, तो मेरे पास किसका फंक्शन बन जाएगा, डेल बन जाएगा आई एन का। किसका बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा आई एन का। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेल क्या है, फंक्शन है। कब बनेगा, एन का कब बनेगा, जब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो कॉज लेंगे वो लेंगे टिल्टिंग ऑफ अर्थ। जो कॉज लेंगे वो क्या लेंगे, टिल्टिंग ऑफ अर्थ लेंगे। और मेरे पास ये फंक्शन कब बनेगा, किसका, आई एन का, जब मेरे पास जो कॉज होगा वो कौन सा होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये मेरे पास फंक्शन वेरी करता है डिक्लिनेशन का। यहाँ पे क्या है, मेरे पास कोपर्स रिलेशन है, तो कोपर्स क्या बोलता है, जो डिक्लिनेशन एंगल है मेरे पास क्या है, फंक्शन है किसका, एन का। तो इस तरीके से आपके पास ये एन का फॉर्मूला है। और ये साइन की जो वैल्यू होती है आपको पता है, -0 या +1 हो सकती है। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, डिक्लिनेशन एंगल है, तो डिक्लिनेशन एंगल पे अगर क्या करता हूं मैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता हूं तो वो पॉजिटिव कहलाता है, और साउदर्न की तरफ जाता हूं तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। और ये मेरे पास क्या डिक्लिनेशन का है, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो भी ये मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूं इस तरीके है ना, इस तरीके से आपके पास ये रेडिएशन आ रही है। तो इसके ऊपर जाओगे, नॉर्दर्न की तरफ जाओगे तो ये प्लस बनेगा, नीचे की तरफ जाओगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। नीचे की तरफ जाओगे तो माइनस बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास भी इनकी वैल्यूज आपको पता है, मैक्सिमम कितना है, इतना है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो कि 21 दिसंबर मेरे पास डेल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव निकल कर आ रही है, जून के लिए मेरे पास कितनी निकल कर आ रही है, पॉजिटिव के लिए निकल के आ रही है। ठीक, और ये मेरे पास क्या है, मीन वाला है, तो चाहे 21 मार्च है, चाहे क्या 21 सितंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या है, इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। अच्छा, ये जो मेरे पास जो लास्ट टॉपिक कह सकता हूं, ये मेरे पास क्या है भी, आर एंगल। क्या है मेरे पास, आर एंगल। तो इट इज द एंगल बिटवीन द बीम रेज डायरेक्शन एंड जेनिथ लाइन। बीम रेन डायरेक्शन और जेनिथ लाइन, तो जेनिथ लाइन और बीम डायरेक्शन का क्या है, मेरे पास एक एंगल है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अच्छा, तो जेनिथ लाइन और ये क्या है भी मेरे पास, इस तरीके से सपोज करो मैंने क्या वर्दियन पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं भी, इससे मेरी बात क्लियर नहीं हो रही कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इससे शायद समझ में आ जाए आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी क्लियरिटी अच्छी हो कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन बनाते हैं। इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन बन गया भाई। ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया, इस तरीके से सरफेस बन गई अर्थ की नॉर्दर्न वाली। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट, तो चलो। अच्छा, अब आपको क्या पता है भी, आपको कह सकता हूं कि यहाँ पे ये वाला, ठीक है, सपोज करो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, ये हो गया। और ऐसे ही मेरे पास क्या है भी, एक और है, इस तरीके से मैंने बना दी, ये लॉन्गिट्यूड चल रहा है। ठीक है, और सपोज करो मेरे पास क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट। क्या है भी मेरे पास एक पी पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है भी, सन की रेस पड़ रही है। यहाँ से क्या पड़ रही है आपके लिए, सन की रेस आपको दिखाई दे रही है। देखिए मेरे पास क्या है, सन रेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास ये वो एंगल होगा, आर एंगल की बात कर रहा हूं, ये वो एंगल होगा जब जो क्या करेगा भी, अर्थ को क्या करना पड़ेगा, अर्थ को रोटेट करना पड़ेगा, ताकि जो मेरिडियन है उस पॉइंट का, वो डायरेक्टली क्या हो जाए, इन लाइन में आ जाए, किसकी, इस सन रेस। क्या हो जाए भी, इन लाइन में आ जाए सन रेस। मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है कि देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे है,
ये जो है, ये वाली जो मेरिडियन है, तो इस मेरिडियन पे क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। लेकिन क्या है कि सन रेस कहां पे पड़ रही है, सन रेस तो अभी इस वाली पे पड़ रही है, सन रेस कहां पे पड़ रही है, अभी इस वाली मेरिडियन पे पड़ रही है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया P1, इसको मैंने बोल दिया P2। तो भाई P1 को P2 जाने पे, P1 को P2 जाने पे जितना रोटेशन करना पड़ेगा, जितना रोटेशन करना पड़ेगा, वो मेरे पास क्या बन जाएगा, आर एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, आर एंगल बन जाएगा। तो इसको मैं अगर O बोलता हूं तो एंगल P1O P2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा अभी, आर एंगल, और आर एंगल को आप दिखाते हो इस ओमेगा से, आपको रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आया कि ये मेरे पास जो अर्थ है, इस अर्थ को मुझे कितना रोटेट कराना है कि ये जो मेरिडियन है वो सन रेस के क्या हो जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बिल्कुल क्या होता है, उस लाइन में आ जाए। तो ये मेरे पास क्या होता है भी, यहाँ पे आर एंगल होता है। क्लियर है, इतनी आपको भी डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चाहे तो अब आप देख सकते हो भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आर एंगल का जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या होता है भी, ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 15 एस टी माइनस का कितना होता है यहाँ पे 12, ये 12 लिखा हुआ है, 1200 नहीं है, 12। 12 क्या दिखा रहा है, 12 नून टाइम दिखा रहा है ना, 12 क्या दिखा रहा है भी, नून टाइम दिखा रहा है। एस टी मेरे पास क्या है भी, 16 टाइम है, कौन सा वाला, लोकल। तो एस टी मेरे पास क्या है, लोकल सोलर टाइम है ना, लोकल सोलर टाइम आपको क्या दिखा रहा है भी, एस टी दिखा रहा है। और ये मेरे पास क्या है, 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और ये 15 है मेरे पास। 15 कहां से आया अभी, 360/24 करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, 15 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा मतलब आर एंगल, अगर आर एंगल की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 0 निकल कर आती है, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 नहीं, 0 डिग्री कहां से लिख रहा हूं मैं, ये अगर आपके पास क्या निकलती है, 0 निकल कर आती है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा अभी, ये हमारे पास सोलर नून कहलाएगा। ये अगर मेरे पास क्या निकल कर आती है, नेगेटिव निकल कर आती है, तो नेगेटिव का मतलब क्या कहलाएगा, ये सुबह का टाइम कहलाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास क्या निकल कर आती है, पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है, तो ये आफ्टरनून टाइम कहलाएगा। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है, और हाँ, ये जो आर एंगल है हम लोग कहां पर देखते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न रीजन में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें वर्क कर रही हैं। सो थोड़ा सा हो सकता है भी लेक्चर लंबा हो गया हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा सकूं, ताकि आपके एग्जाम में आप इसको स्टडी कर सको। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ी लंबे चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि जितना मुझे खत्म कराना है वो मैं उतना खत्म करा दूंगा, ताकि आप तो इसको आराम से कभी भी देख सकते हो, चाहे तो आप इसको आधे आधे घंटे में देखिए, चाहे इसको पूरा देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। थोड़ी सी यहाँ पे आज चीजें थोड़ी सी मुश्किल है एज कम्पेयर टू यस्टरडे वाले लेक्चर में, तो फिर भी आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।